तो अगर मिस्र ये बोल रहा है कि वो कैंप डेविड एग्रीमेंट के कुछ मुद्दों को कैंसिल कर देगा, तो सबसे बड़ा तुरुप का इक्का तो उनके हाथ में है। बोले सुएज कैनाल से आज तक इज़राइल का कोई भी जहाज नहीं जाएगा आज से। कितना बड़ा धक्का इज़राइल को लगेगा इससे। धन्यवाद डॉक्टर रिजवी। आज मैं कह सकता हूँ थोड़ा प्रोग्रेस है और प्रोग्रेस पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि कतार के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने आज बहुत ही सख्त अंदाज में फिर से इज़राइल को चेतावनी दी है और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ जितने अरब मुल्क हैं, अ, मुस्लिम देश हैं, सबको फिर से कहा है कि वो सब एक साथ खड़े हो जाएं इज़राइल के खिलाफ। इसी तरह से ये सारे देश कल एक डिसीजन ले सकते हैं कि इज़राइल में जो उनकी एम्बेसीज़ हैं, वो उसको बंद कर देंगे या छोटा कर देंगे। ये सारे देश ये डिसीजन ले सकते हैं कि इज़राइल के ऊपर ट्रेड सैंक्शन लगाया जाएगा। ईरान की और कैप्टन साहब तो बॉडी लैंग्वेज अच्छा जानते हैं कि किस तरह से वो बताती है कि क्या क्या हो सकता है। तो जिस जोश और जज्बे के साथ लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, लीडरान जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब जैसे अभी जयदीप साहब ने फिर एक अपडेट किया है कि इजरायली लीडर यायर लैपिड अल अखबार के मुताबिक यहाँ पे मिस्र हमले के शिकार देशों की हिफाजत के लिए नाटो शैली वही कि उसी तरह की एक वो बनाने की बात अब मिस्र जो है वो कर रहा है कि यहाँ पे अरब राज्यों समर्थन मांग रहा है कि एक संयुक्त सेना बनाने के लिए अरब राज्यों समर्थन मांग रहा है और शांति समझौते के साथ ही साथ अब्राहम अकॉर्ड को नुकसान हुआ है। ये ऐसी बात प्रोटेस्ट करने का मौका दे दें हर मुल्क में। हालांकि राजतंत्र है तो प्रोटेस्ट कैसे होगा, बावजूद उसके भी हो ही रहा है अब, क्योंकि पानी हद से ज्यादा हो ही गया है, सर से ज्यादा हो गया है, तो गुजर ही गया सर से देखा जाए तो अब ये है कि बदअमनी तो सभी मुल्कों में फैल गई है। तो इस वजह से जो है अब इन लोगों को बहुत डर हो गया। अभी कतर के पीएम गए भी थे उनसे मिलने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप से। वहां से जब लौट के आए हैं तो बहुत ज्यादा तो वो मुतमईन नहीं दिखे। तो ये चीज जो है यहाँ पे एक खबर आ रही है, बड़ी खबर। यहाँ पे रदा इमाम खान ने कहा अब्राहम अकॉर्ड की कई शर्त मिस्र ने रद्द कर दी है। ये खबर आ रही है यहाँ पे कि मिस्र ने रद्द कर दी है। बहरहाल मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ और सबसे पहले मैं चाहूंगा ग्रुप कैप्टन साहब को ही मैं इनवाइट करूं और उनसे जानूं कि क्या अपडेट उन तक पहुंची है, किस तरह से चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे ईरान के वजीर खारजा भी पहुंचे हैं और वहां पेजिशकियान जो ईरान के सदर हैं वो भी जाएंगे, ऐसी खबर है। और कल मुझे याद है कि हमारे कैप्टन साहब ने कहा था कि अगर ईरान के सदर इस मीटिंग में शिरकत करते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, तो वो शिरकत कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही। जी ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। धन्यवाद डॉक्टर रिजवी। आज मैं कह सकता हूँ थोड़ा प्रोग्रेस है और प्रोग्रेस पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि कतार के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने आज बहुत ही सख्त अंदाज में फिर से इज़राइल को चेतावनी दी है और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ जितने अरब मुल्क हैं, अ, मुस्लिम देश हैं, सबको फिर से कहा है कि वो सब एक साथ खड़े हो जाएं इज़राइल के खिलाफ। अब देखना है कि कल और परसों तक ज़मीनी स्तर पर क्या दिखता है। आमतौर पे ऐसा होता है कि सख्त बयानात के बाद सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई कैसे हो सकती है? क्या ये चढ़ाई कर सकते हैं इज़राइल के ऊपर? एज़ ए मिलिट्री ऑफिसर मुझे लगता है वो नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन कुछ सख्त कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, जिससे कि इज़राइल पर और अमेरिका पर भी असर पड़ेगा। देखिए, अगर सारे अरब मुल्क चाहें, लीबिया से लेकर ट्यूनीशिया से लेकर मिस्र, सारे मुल्क अगर चाहें, खासतौर से अरब मुल्क, तो उनको अब कल डिसाइड करना चाहिए कि अपने-अपने यहाँ पर जो इज़राइल की एम्बेसी है, उसको बंद करवाएँगे या उसको बोलेंगे भाई छोटा कर, स्केल डाउन करो। इसी तरह से ये सारे देश कल एक डिसीजन ले सकते हैं
कि इज़राइल में जो उनकी एम्बेसीज़ हैं, वो उसको बंद कर देंगे या छोटा कर देंगे। ये सारे देश ये डिसीजन ले सकते हैं कि इज़राइल के ऊपर ट्रेड सैंक्शन लगाया जाएगा। अब ये क्या भला है ट्रेड सैंक्शन, मैं दर्शकों को बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही भारत के ऊपर, चीन के ऊपर या रूस के ऊपर ट्रेड सैंक्शन लगा सकते हैं, ईरान के ऊपर ट्रेड सैंक्शन लगा सकते हैं। दुनिया के दूसरे देश भी इस ट्रेड सैंक्शन लगा सकते हैं। आज अगर सऊदी और ये पर्शियन गल्फ के सारे देश ये डिसाइड कर लें कि हम इज़राइल के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, कोई फाइनेंशियल आदान-प्रदान ना करेंगे, तो इज़राइल की इकोनॉमी को बहुत धक्का पहुंचेगा। अभी हम मिस्र की बात कर रहे थे। मिस्र के हाथ में तो सबसे बड़ा कहते हैं ना, ताश के उसमें राजा, रानी और जो भी है, सबसे बड़ा पत्ता तो मिस्र के हाथ में है। मिस्र जो है सुएज कैनाल को कंट्रोल करता है। मिस्र बोल दे कि अब से मैं इज़राइल के किसी भी पानी के जहाज को सुएज कैनाल से नहीं जाने दूंगा। हम रोज देखते हैं कि यमन से हुती लोग लाल सागर में हमला करते हैं, ऐसे जहाजों पर जिनका इज़राइल से कोई भी नाता हो। हुती कर रहे हैं ना लाल सागर में हमले। इज़राइल का ही जहाज है, इज़राइल का झंडा लगा के जा रहा है, या इज़राइल की तरफ जा रहा है, या इज़राइल के पोर्ट से आ रहा है, या सामान लेके इज़राइल जा रहा है, या जो कंपनी है वो इज़राइल द्वारा फंडेड है। जो भी है, मालिक इज़राइली है, चाहे झंडा पनामा का लगा हो। तो अगर मिस्र ये बोल रहा है कि वो कैंप डेविड एग्रीमेंट के कुछ मुद्दों को कैंसिल कर देगा, तो सबसे बड़ा तुरुप का इक्का तो उनके हाथ में है। बोले सुएज कैनाल से आज तक इज़राइल का कोई भी जहाज नहीं जाएगा आज से। कितना बड़ा धक्का इज़राइल को लगेगा इससे। लेकिन डॉक्टर रिजवी, जो मैं देख चुका हूँ, मेरा अनुभव कहता है कि शायद जो कड़ी निंदा कर दी है, यही शायद सबसे कड़ा कदम इन्होंने लिया है। जी। बिल्कुल। और बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, लेकिन ईरान जिस तरह की बातें की थी, ईरान ने बयान जारी किया था, मुझे लग रहा है, और चूंकि वहां पे विदेश मंत्री भी जा रहे हैं और वहां के सदर भी जा रहे हैं, राष्ट्रपति भी जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कोई पॉजिटिव साइन जरूर होगा। और ईरान की पूरी पूरी कोशिश कैप्टन साहब होगी कि वो कुछ कड़े कदम उठाए, और सबसे बड़ी चीज ये जरूर होगी, जहां तक मुझे लग रहा है, कि फौरी तौर पर कम से कम गजा में जो हालात हैं वो ठीक किए जाए। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि प्रोटेस्ट बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है कतर के अंदर। यानी कतर में प्रोटेस्ट होना, बहरीन में प्रोटेस्ट होना, जॉर्डन में प्रोटेस्ट हो रहा है, यानी पूरा खित्ता जो है। और कल एक बात जो बयान में कैप्टन साहब और रेशमा हनीफ साहिबा, कल जो कतर के पीएम थे, उन्होंने अपने बयान में कहा कि अवाम गुस्सा है। ये जुमला कहना कि अवाम में गुस्सा है, यानी उनको इस बात का एहसास है कि अवाम जो है वो इस बात से नाराज है कि आखिर इजराइल और अमेरिका ये बेलगाम क्यों रहे हैं, ये हम पे क्यों मुसल्लत होना चाहते हैं, ये क्यों अपनी पॉलिसी हम पे थोप रहे हैं, क्यों हमें बार बार टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि इन्हीं की वजह से ये दूसरा हमला हुआ। पहला जब ईरान ने अटैक किया था अमेरिकी बेस पे, तो आपको याद होगा कि वहां के जो प्रोटेस्टर थे वो ईरान से नाराज नहीं थे कि ईरान ने अटैक क्यों किया। और ये पहली बार अरब में ऐसा हुआ था। उन्होंने ईरान से नाराजगी जाहिर नहीं की कि ईरान ने अटैक क्यों किया, बल्कि नाराजगी ये जाहिर की प्रोटेस्टर ने कि ये अमरीकी फौजी अड्डा यहां है क्यों, ये अमेरिका का किया धरा है। अगर गजा में ऐसा ना होता, ईरान पे अटैक ना किया जाता, तो ईरान हम पे अटैक ना करता। तो ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत दूर तक जाएंगी। बहरहाल कैसे देखते हैं, यहाँ एक और बड़ी खबर आई, जयदीप सिंह मुंदला साहब ने अपडेट किया है कि आज गजा में कई घटनाएं हुई, जिनमें से एक घटना में कई सैनिकों के जख्मी होने और मारे जाने की। जब हम सैनिक कह रहे हैं तो इसका मतलब आईडीएफ। खबर है कई घटनाओं की डिटेल आना बाकी है, लेकिन ऐसे हालात वहां पे पाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा तबसरा यहाँ पे नसीर उद्दीन साहब ने किया है। उन्होंने कहा ना ही वो हमास को निशाना जी, ना ही वो हमास को निशाना बना पाया, और ना ही कतर से, और कतर भी हाथ से गया।
ये नसीरुद्दीन साहब ने इजराइल के लिए किया और इसीलिए चीजें जो है वो बैक फायर हो रही। इसके अलावा एक और खबर यहाँ पे दी जा रही है, वेस्ट बैंक के घटना में एक सेटलर के ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंका गया जिससे वो जख्मी हुआ है। तो इस तरह के हालात जो मैं और आगे बताऊंगा, लेकिन आप कैसे देखते हैं रेशमा हनीफ साहिबा, ये जो मीटिंग है क्या ये इससे कोई उम्मीद है? क्योंकि जिस तरह के बयानात आए हैं और लीडरान सारे के सारे लीडर पहुंच रहे हैं, सारे के सारे, ये सारे लीडरान का पहुंचना भी मैं समझता हूं इस बात की दलील है कि लोग बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं कि आखिर ये इजराइल को रोका कैसे जाए। ये तो बेलगाम हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, आपको सलाम और कैप्टन साहब को और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा सलाम और बहुत शुक्रिया। जी, जैसे कि आपने सवाल किया है कि इतनी बड़ी मीटिंग होने जा रही है, उसमें सभी लोग शामिल होंगे। तो हाँ, मीटिंग तो होने जा रही है, इससे पहले भी बहुत सारी मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन अभी जो ये मीटिंग है ये सच में बहुत सीरियस मीटिंग है और इस पे सभी कंट्रीज जो भी हैं वो सब जा रहे हैं। पहले सोचा गया था कि ईरान को इसमें जो है इनवाइट नहीं किया जाएगा, लेकिन अब ईरान को भी इसमें इनवाइट किया गया है और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पजेश्कियान वो भी जा रहे हैं, क्योंकि ईरान को इसलिए बुलाया गया है कि सभी जो अरब देश है उनको ये मालूम है कि इजराइल को किस तरह से, ईरान ही ऐसा मुल्क था जो इजराइल से नहीं डरा था और बाकी ये जितने भी अरब मुल्क हैं ये अमेरिका और इजराइल से डरे हुए थे। और अभी देखिए जब इजराइल ने हमला किया तो उस वक्त तो एयर डिफेंस सिस्टम कतर के पास भी थे, सब कुछ था, अमेरिका के ही थे, तो वहां पे स्विच ऑफ थे, कोई चलाने वाला भी नहीं था, कुछ नहीं था। और अभी कोई और अगर मिसाइल आती है, अगर ईरान की आ जाए या किसी की आ जाए, तो उसको यही जितने भी अरब मुल्क हैं सब इंटरसेप्ट कर लेते हैं फौरन के फौरन। तो ये तो सब बहुत ही गलत चीज़ है। मिडल ईस्ट के जो एक्सपर्ट हैं उनका भी ये कहना है कि अगर ये जो जितने भी अरब मुल्क हैं जो ईरान की जो मिसाइल्स वगैरह आती हैं अगर उनको इंटरसेप्ट ना करें और अपनी जो आवाम है उसको प्रोटेस्ट करने का मौका दे दें हर मुल्क में, हालांकि राजतंत्र है तो प्रोटेस्ट कैसे होगा, बावजूद उसके भी हो ही रहा है अब, क्योंकि पानी हद से ज्यादा हो ही गया है, सर से ज्यादा हो गया है तो गुजर ही गया सर से देखा जाए तो अब ये है कि बदअमनी तो सभी मुल्कों में फैल गई है। तो इस वजह से जो है अब इन लोगों को बहुत डर हो गया। अभी कतर के पीएम गए भी थे उनसे मिलने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप से, वहां से जब लौट के आए हैं तो बहुत ज्यादा तो वो मुतमईन नहीं दिखे और उन्होंने कहा भी कि उन्होंने आश्वासन भी नहीं दिया है कोई कि हाँ हम दोबारा अब इजराइल ऐसा नहीं करेगा। पहले तो कह रहे थे, लेकिन अब ये दुबई से उम्मीद लगाए बैठे थे कि दुबई से डिप्लोमेटिक रिश्ते जो हैं दुबई अपने खत्म कर ले, तो यूएई ने तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। भाई पहले तो आप कुछ करिए ना, अगर आप भुक्तभोगी हैं तो आप अगर कुछ करेंगे तो आपके साथ दूसरे लोग भी करेंगे। सब बस यही है कि अब हम क्या ही बताएं लोगों को कि ये सब जैसे चूहों की ही एक सभा है और बस बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए सब गए हैं, मगर अब यही ढूंढा जा रहा है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। सबसे पहले अब यही सोचा जा रहा है कि वो सोच रहे पहले ये बांध दे, वो सोच रहे पहले ये बांध दे। अब देखिए क्या होता है, वो तो बाद ही में पता चलेगा। अब हाँ, एक डिमांड ये भी उठ रही है कि अरब मुल्क जो है एक नाटो जैसा एक संगठन अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे हैं कि जैसे अगर किसी अरब मुल्क पे कोई हमला होता है तो मिलके सभी लोग उसको जो है प्रोटेक्ट करें, उस मुल्क को जिस पे भी हमला होगा तो सारे अरब मुल्क उसको प्रोटेक्ट करें। तो मेरा ये कहना है कि अरब मुल्क अगर प्रोटेक्ट करें तो ये क्या लेबनान अरब मुल्क नहीं है? भाई फलस्तीन है, लेबनान है, जितने भी जहां जहां भी बमबारी हो रही है, बॉम्बिंग कर रहा है इजराइल, तो क्या ये सब अरब मुल्क नहीं है? भाई ये सब जब ईरान उठ के खड़ा होता है सबसे आगे, अगर आप लोग सब मिलके ईरान को ही कमजोर कर दोगे तो फिर कौन है ऐसा जो आगे बढ़ेगा? अब मिस्र भी बहुत ज्यादा इनसे नाराज हो गया है और मिस्र से भी तमाम तरीके की मतलब प्रतिक्रिया आ रही है। तो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने ये कहा भी है कि ये नेतन्याहू की जो इस तरह की एक्टिविटीज हैं ये हर जगह बॉम्बिंग कर देते हैं, हर जगह हमला कर देते हैं, तो हमारे जो कैप्टिव्स हैं उनकी भी जान बहुत ज्यादा खतरे में आ गई है। और इन्होंने तो पूरी दुनिया में इजराइल को
बहुत ही ज्यादा मतलब यहूदियों को बदनाम कर दिया है कि अब हम लोगों को अपनी पहचान छुपा कर ही दुनिया में जाना पड़ेगा, इस तरह से इन्होंने किया हुआ है। तो यही सब चीजें हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी है बहरहाल मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद ही सही से पता चलेगा क्या हुआ। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं, लेकिन चीजें छन छन के आने लगती हैं और मिजाज जो है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है लीडरान की, और कैप्टन साहब तो बॉडी लैंग्वेज अच्छा जानते हैं कि किस तरह से वो बताती है कि क्या क्या हो सकता है। तो जिस जोश और जज्बे के साथ लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, लीडरान जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब जैसे अभी जयदीप साहब ने फिर एक अपडेट किया है कि इजरायली लीडर यायर लैपिड अल अखबार के मुताबिक यहाँ पे मिस्र हमले के शिकार देशों की हिफाजत के लिए नाटो शैली वही कि उसी तरह की एक वो बनाने की बात अब मिस्र जो है वो कर रहा है कि यहाँ पे अरब राज्यों समर्थन मांग रहा है कि एक संयुक्त सेना बनाने के लिए अरब राज्यों समर्थन मांग रहा है, और शांति समझौते के साथ ही साथ अब्राहम अकॉर्ड को नुकसान हुआ है। ये ऐसी बात कैप्टन साहब कल भी हमने इस पे बात की थी, और आज भी ठीक है, हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर इस तरह की चीजें आती हैं और इस तरह की कोई फोर्स बनती है तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा मेरे ख्याल से, एक असर तो होगा, क्योंकि इसका फिर रक्षा बजट भी होगा और इसका पूरा एक मतलब एक चीज है, और जब चीज हो जाए, एक फौज हो जाए, तो फिर जब चीज हो तो इस्तेमाल भी हो सकती है कहीं भी। कैप्टन साहब। डॉक्टर जी हाँ, डॉक्टर रिजवी, ये सोचना कि सारे अरब मुल्क और आसपास के जो दूसरे मुल्क हैं ईरान के साथ मिलकर एक फौज खड़ी कर देंगे, ये बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि जितने अरब मुल्क हैं क्या फौज खड़ी करेंगे। किसी भी अरब कंट्री में चले जाइए, उनके एयरफोर्स में किसके फाइटर विमान हैं? अमेरिका के। किसी भी अरब मुल्क में चले जाइए, उनकी आर्मी में टैंक और तोप कहाँ से हैं? अमेरिका के। किसी भी अरब मुल्क में चले जाइए, उनके जो कम्युनिकेशन रेडार हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है हेलो हेलो बोलने के लिए, चाहे वो HF सेट हो, VHF सेट हो, कैसे काम करते हैं? अमेरिकन सप्लाइड हैं। किसी भी अरब मुल्क में चले जाइए, जब उनको आपस में एक दूसरे से बात करनी होती है, समझिए आज मोटा एग्जांपल देता हूं, अगर मिस्र से अल-सीसी बात करना चाहते हैं कतार के प्राइम मिनिस्टर से दोहा में, तो सैटेलाइट कौन सा वाला इस्तेमाल हो रहा है? अमेरिका का। तो अब ये सोचना कि ये सारे मुल्क जो हैं अमेरिकन इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी जॉइंट फौज खड़ी कर लेंगे जो कि इजराइल के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगी, असंभव है। मतलब 100 में से एक क्या, 1000 में से एक चांस भी नहीं है। अब एक ही मुल्क है, हम देख चुके हैं ना, ईरान ने बहुत कोशिश की। ईरान ही एकमात्र ऐसा मुल्क था जिसने अपनी फौजों का इस्तेमाल किया इजराइल के खिलाफ। लेकिन कोई भी अरब मुल्क क्या ईरान जैसा बगावत अमेरिका से कर सकता है? सवाल ही नहीं है। आज अगर एक भी अरब मुल्क का जो लीडर है, आज अगर वो कहता है कि कल वो डिसीजन लेते हैं कि एक जॉइंट एंटी इजराइल टास्क फोर्स बनाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो अगले हफ्ते को उस अपने देश का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट नहीं होगा, उसके नीचे से दरी या कारपेट खींच ली जाएगी अमेरिका के द्वारा। देखिए, ऐसे भी चलो चलो अमेरिका को नेगेट कर देते हैं, चलो बहुत ईमानदारी के साथ वो अपने जॉइंट नेटो जैसी फौज बनाने की कोशिश करते हैं, इतना आसान नहीं है। अब हम क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, आप 2 प्लेयर बंगाल से ले आइए, 2 राजस्थान से ले आइए, 2 महाराष्ट्र से ले आइए, 2 को यूपी से ले आइए, बोले कल से तुम्हारी टीम जो है ओलंपिक में खेलेगी। ऐसा नहीं होता है। 11 प्लेयर्स को भी जब वो अलग अलग, कोई राजस्थान से आया, कोई गुजरात से आया, कोई बंगाल से आया, कोई असम से आया, 11 हॉकी प्लेयर्स को या 11 क्रिकेट के प्लेयर्स को भी 3 महीने, 6 महीने, साल तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसके पहले कि वो 11 के 11 जो कि अलग अलग स्टेट से आए हैं, एक साथ मिलकर एक इंडियन नेशनल हॉकी टीम या इंडिया की क्रिकेट टीम बनाए। ये तो मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं।
युद्ध के टाइम पे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। जो अलग अलग मुल्क हैं उनके अपनी वायरलेस सिस्टम अलग है, जो कोडिंग प्रणाली है वो अलग है, जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो अलग है। सबसे बड़ी बात है उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जॉइंट प्रोटोकॉल कि किस मुल्क का क्या जिम्मेवारी होगा, ये बहुत इतना की ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ प्रैक्टिस की, पिछले 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि अभी तक दोनों ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की एयरफोर्स और नेवी के बीच में तालमेल नहीं है, क्योंकि सिस्टम ही अलग है, लड़ने का तरीका ही अलग है, सोचने का तरीका हमारा जो कर्नल साहब सोचता है, ऑस्ट्रेलिया की आर्मी का कर्नल साहब का सोचने का तरीका एकदम अलग है। तो ये सोचना कि ये एक आनन फानन में एक जॉइंट टास्क फोर्स खड़ा कर देंगे जो कि इजराइल की तरफ कूच कर देगी, अब मैं क्या बोलूं, मेरे को कोई मुहावरा मिल नहीं रहा। कौन भेजेगा इजराइल के पीछे? एक चिड़िया भी नहीं भेज सकता। जॉर्डन के अब्दुल्ला तो वो तो खुद ही खौफ खाए बैठे हैं। फिलिस्तीन, जॉर्डन में 25 लाख फिलिस्तीन के लोग हैं, ये पता नहीं कब उखाड़ फेंके जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को। और ये जॉर्डन में जो ब्लैक सितंबर मूवमेंट हुआ था, हमें भूलना नहीं चाहिए, उनको पाकिस्तानियों ने जाके दबाया था। मुहावरा बड़ा अच्छा है।